देखिए किस कंपनी के शेयर खरीदे किस कंपनी के नहीं, इसके लिए क्या करें। इसके लिए जो कंपनी है उसके बारे में डिटेल में एनालाइज किया जाता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर खरीदने की, दैट मीन्स हम बात करें ओनरशिप का एक पार्ट लेने की। क्योंकि शेयर खरीदना मतलब ओनरशिप में आपको कुछ ना कुछ पार्ट मिल रहा है, जिसे हम कह सकते हैं इक्विटी। तो इसके लिए रिसर्च की जाती है और इसके लिए प्रोफाइल है जिसे हम कहते हैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। तो कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस प्रोफाइल के लिए इंट्रो में, आज उसी को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएन स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जिसमें सबसे पहले तो इसका मीनिंग पूछा जा सकता है। फिर ये पूछा जा सकता है कि ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस, इसमें क्या डिफरेंस है, क्या मतलब है। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कंपनीज की परफॉर्मेंस को। कौन से पॉइंट्स है जो चेक करने चाहिए। और इसमें अगर स्टेटमेंट बनाते हैं कि आप स्टेटमेंट देते हैं कि खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, तो किस तरह से स्टेटमेंट लिखते हैं। कौन से मेथड हो सकते हैं प्रोसीड करने के। और रेशियो एनालिसिस की इस प्रोफाइल में क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारे पॉइंट स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, इसका मतलब क्या होता है। अगर हम देखें तो इसमें तीन वर्ड्स आ रहे हैं, इक्विटी रिसर्च और एनालिस्ट। सबसे पहले इसको ब्रेक करके स्टडी करते हैं। देखिए रिसर्च का मतलब क्या होता है। रिसर्च का मतलब होता है किसी भी टॉपिक पर जब हम डिटेल में स्टडी करते हैं, उसके एक एक पॉइंट्स एक एक एलिमेंट्स को समझते हैं और उसको समझ के एक समरी प्रेजेंट करते हैं कि आपने जो इन्वेस्टिगेशन करी उसके हिसाब से ये समरी आपकी बनती है। इसे हम कहते हैं रिसर्च। एनालिस्ट का मतलब क्या होता है। एनालिस्ट का मतलब ये होता है कि जो रिसर्च करके जो समरी दी गई है उसको एनालाइज करते हैं कि अगर ऐसा है तो क्यों है। और फ्यूचर में, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के बारे में अगर एनालाइज किया गया, तो फ्यूचर में कुछ रियलिस्टिक एजम्पशन लेके कि फ्यूचर कैसे हो सकता है। इक्विटी की अगर बात करें, इक्विटी का मतलब होता है ओनर्स का पैसा, दैट मीन्स इन्वेस्टर्स का पैसा। तो इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले ये देखते हैं कि जो करंट में जो ओनर्स का जो पैसा है वो किस तरह से बिजनेस में परफॉर्म कर रहा है, उन्हें कितना उस पर बेनिफिट मिल रहा है। अब बात करते हैं इस पूरी प्रोफाइल का एक्चुअल मतलब क्या है, इक्विटी रिसर्च एंड एनालिस्ट। देखिए सबसे पहले इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट ये बेसिकली क्या करता है, ये बताता है कि किसी कंपनी में शेयर खरीदने चाहिए या नहीं, या फिर अभी होल्ड पर रखना चाहिए। क्योंकि ये इक्विटी जो बिजनेस के ओनर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको गाइड करता है। उनके लिए ये रिसर्च करता है और फोकस करता है इक्विटी पर। मतलब ओनर्स के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के ये पूरी रिसर्च करता है कंपनी के बारे में। ये क्या करता है, सबसे पहले कंपनी के बिजनेस को डिटेल में स्टडी करता है। कंपनी की जो करंट लेवल पे परफॉर्मेंस है उसका एक्चुअल में क्या रीजन है उसको एनालाइज करता है। और फिर कुछ रियलिटी बेस्ड एजम्पशन लेकर प्रेडिक्ट करता है कंपनी के फ्यूचर को, कि फ्यूचर में कंपनी का जो शेयर है, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो अप होगी या डाउन होगी। और उसके बाद वो अपना कंक्लूजन बनाता है और उसमें गाइड करता है थ्रू समरी कि शेयर को खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए, या अभी आपको होल्ड करना चाहिए। तो ये ओवरऑल समरी होती है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की प्रोफाइल की। अगला इसमें पूछा जा सकता है कि ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस, इसके बारे में बताएं। मीनवाइल मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको हमारा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमें मोटिवेट करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। देखिए डाइल्यूटेड ईपीएस को समझने से पहले ईपीएस के बारे में बात करते हैं। प्रॉफिट फॉर इक्विटी मतलब नेट प्रॉफिट, उसमें से जो प्रेफरेंस डिविडेंड है उनको आपने डिविडेंड दे दिया, तो उसके बाद जो प्रेफरेंस डिविडेंड को देने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसे कहते हैं प्रॉफिट फॉर इक्विटी। मान लीजिए इस केस में प्रॉफिट फॉर इक्विटी है 1,00,000 रुपीज, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 40,000। तो एक शेयर पर, जो इक्विटी का एक शेयर है उस पर कितनी अर्निंग हुई, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 40,000, 2.5 रुपीज। मतलब हर इक्विटी शेयर पर 2.5 रुपीज कमाए गए। डाइल्यूटेड ईपीएस, डाइल्यूटेड का मतलब होता है किसी भी चीज में जब कोई डिल्यूशन हो जाता है, मतलब कुछ मिक्स करना पड़ा एडिशनल। डाइल्यूटेड ईपीएस का मतलब क्या, कुछ सिक्योरिटीज होती है जो कन्वर्टेबल होती है, जैसे प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर। अब जैसे कई बार सुना होगा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल डिबेंचर। मतलब जरूरी नहीं है कि ये कन्वर्ट होंगे इक्विटी में, बट अगर जो प्रेफरेंस शेयर या फिर जो डिबेंचर होल्डर है अगर वो चाहे तो 6 महीने साल बाद जो भी टर्म डिफाइंड है उसके बाद वो इक्विटी में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो ऐसा मान के कि अगर वो भी सारा का सारा अपना जो भी उनके शेयर्स हैं, जो भी डिवेंचर्स हैं, उसको इक्विटी में कन्वर्ट करा लेते हैं, तो फिर अर्निंग पर शेयर कितनी होगी। अब जैसे मान लीजिए इसमें प्रॉफिट फॉर इक्विटी होगा 1,10,000,
क्योंकि प्रेफरेंस शेयर को भी अगर इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया तो प्रेफरेंस शेयर जो उसका पार्ट था उस पर डिविडेंड देने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इससे क्या होगा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी है 1,10,000। उसके बाद अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, तो पहले नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स थे 40,000। 10,000 शेयर्स या फिर डिबेंचर ऐसे हैं जो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी में, उनको प्लस करेंगे 50,000। तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 2.2, मतलब पहले अर्न कर रहे थे 2.5। अगर सारे की सारी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कन्वर्ट हो जाती है इक्विटी में तो फिर ईपीएस होगा 2.2। इसका इंपैक्ट क्या होता है, क्यों इन्वेस्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है, उसके पास दो प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट में ईपीएस देख रहे हैं 2.5, डाइल्यूटेड ईपीएस है 1.5। दूसरे प्रोजेक्ट में ईपीएस है 2.4, डाइल्यूटेड ईपीएस है 2.3। इसका मतलब क्या है, मतलब पहले तो ईपीएस अर्निंग पर शेयर होगा 2.5 रुपीज, बट अगर जो कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कन्वर्ट करा लेती है तो 1.5 रुपीज मिलेंगे, 2.5 नहीं मिलेंगे। बट अगर हम दूसरे प्रोजेक्ट को देखें तो उसमें 2.4 तो मिलेंगे मैक्सिमम, बट अगर सारी कन्वर्टेबल सिक्योरिटी कन्वर्ट भी हो जाती है तो भी 2.3 तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ देखें तो बहुत ज्यादा रिस्क है, यहाँ रिलेटिवली बहुत कम है। तो इसके हिसाब से ये देख सकते हैं कि सेकंड प्रोजेक्ट जो है वो रिलेटिवली काफी ज्यादा सूटेड है, उसको इन्वेस्टर ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो इस तरह से ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस के कंपैरिजन में अलग अलग प्रोजेक्ट को देखा जाता है। अब बात करते हैं कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। देखिए, इसमें कंपनी के बिजनेस को डिटेल में समझा जाता है, तभी बताया जाता है कि आप इस कंपनी में शेयर्स खरीद सकते हैं या नहीं। तो इसके लिए कंपनी के पूरे बिजनेस को, उसकी परफॉर्मेंस को समझना जरूरी है। कुछ इसमें इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जैसे लेबर टर्नओवर रेशो, एफिशिएंसी रेशो। अगर लेबर टर्नओवर रेशो ज्यादा है तो एफिशिएंसी रेशो कम होगी। रिलेटिवली अगर लेबर टर्नओवर रेशो कम है तो एफिशिएंसी रेशो ज्यादा होगी। लेबर टर्नओवर रेशो का मतलब क्या है कि कंपनी के जो लेबर है वो ज्यादा बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं, तो उससे लेबर टर्नओवर रेशो ज्यादा है। बट अगर ऐसा नहीं होगा, लेबर टर्नओवर रेशो कम होगी, लेबर जो है काफी पुरानी, काफी टाइम तक कंपनी में काम करती है, तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस के साथ साथ उनकी एफिशिएंसी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसको आप देख सकते हैं। यील्ड रेशो, जिसे हम कह सकते हैं इनपुट आउटपुट रिलेशन, मतलब कंपनी ने फॉर एग्जांपल 1 kg का रॉ मटेरियल खरीदा, उससे वो कितने ग्राम में फिनिश गुड्स को कन्वर्ट कर सकती है। जैसे 1 kg पे एक कंपनी कर रही है 900 ग्राम, दूसरी कर रही है 800 ग्राम, मतलब उनकी वेस्टेज अभी ज्यादा है। तो इसके हिसाब से यील्ड रेशो, इनपुट आउटपुट रेशो के हिसाब से भी देख सकते हैं। अनदर इसमें होता है लोकेशन ऑफ फैक्ट्री। कंपनी फॉर एग्जांपल अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें, उसकी फैक्ट्री ऐसी जगह पर है जहां से उसे रॉ मटेरियल की सप्लाई लेने में बहुत ज्यादा इजी होता है, इजी मैन पावर उनको मिलती है। जो भी मशीन्स यूज होती है उनकी सप्लाई, उनकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस सब कुछ उनको इजी मिलता है, और वहां से वो फिनिश गुड्स को ट्रांसपोर्ट इजीली कर सकते हैं। तो लोकेशन जहां पर है फैक्ट्री की, उससे कंपनी को क्या बेनिफिट हो पा रहा है उसको आप देखेंगे। कंपनी में मशीनरी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसको आप देखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी में रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बाकी कंपनीज के कंपेरेटिवली ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास पुरानी मशीनरी है, तभी रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी ज्यादा है। तो इंडस्ट्री वाइज कंपेयर करेंगे अलग अलग कंपनी को। इफेक्टिव प्लानिंग, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर कोई स्टॉक है कंपनी का वो काफी पुराना, आउटडेटेड पड़ा हुआ है, या फिर सेल समरी को देखें कि क्रेडिट सेल क्या ज्यादा है एज कंपेयर टू टोटल सेल, तो इससे आप देख सकते हैं कि कंपनी कितना अपने बिजनेस को इफेक्टिवली प्लान कर रही है। कुछ एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं जो कंपनी के परफॉर्मेंस को डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट ने नया रूल लेके आई, कोई नई पॉलिसी लेके आई जिससे कंपनी के बिजनेस पे पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर कुछ रिलेशंस में चेंज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कंपनी कोई पर्टिकुलर गुड्स इंपोर्ट करती थी और अब उस पर बैन है, तो उससे कंपनी के बिजनेस पर इफेक्ट हो सकता है। रिलेशन विद सप्लायर कस्टमर, अगर सप्लायर से रिलेशन अच्छे हैं, कस्टमर से रिलेशन अच्छे हैं, सप्लायर से रिलेशन अच्छे होने पर आपको रॉ मटेरियल इजीली सप्लाई होगा, कस्टमर से रिलेशन अच्छे होने पर सेल में ग्रोथ के चांसेस बहुत ज्यादा है। चैनल पार्टनर्स कैपेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, अब मान लीजिए कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूशन का जो उसका काम है, जो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल खरीदना, उसके लिए ट्रांसपोर्ट कराना फैक्ट्री में,
फिनिश गुड्स बनने के बाद अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर अपने सामान को पहुंचाना, उसके लिए जो ट्रांसपोर्ट करनी है वो कंपनी ने आउटसोर्स कर रखा है इस बिजनेस को। तो जो ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एफिशिएंसी अगर ज्यादा नहीं है तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट कंपनी पर भी पड़ेगा। बट अगर वही उनका जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो इससे कंपनी की परफॉर्मेंस जो है उसको भी अप मिलेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। अब अगर पूछा जाए कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें चेक करने चाहिए जब हम बात करें एज इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, सबसे पहले देखिए इसमें फोकस होता है कंपनी के बिजनेस पर। तो कंपनी के बिजनेस को कैसे समझे, सबसे पहले आप देखिए जहां कंपनी का बिजनेस है उस लोकेशन से उससे कोई फायदा मिल रहा है, कौन से उस कंपनी के की कस्टमर्स है। फॉर एग्जाम्पल कई बार 80-20 रूल इसमें अप्लाई होता है कि 20% कस्टमर ऐसे होते हैं जो कंपनी को 80% बिजनेस देते हैं। तो वो 20% कस्टमर्स जो हैं क्या है, उनकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है और क्या जो करंट रूल्स रेगुलेशन है उस पर उनका कोई एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है। क्योंकि की कस्टमर पर अगर कोई इंपैक्ट पड़ेगा तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट होगा कंपनी के ऊपर। फिर आप देखेंगे की कॉम्पिटेंसीज, कि कंपनी के पास ऐसी क्या स्ट्रेंथ है जो उसको बाकी कंपनी से थोड़ा डिफरेंट बनाती है। जैसे कंपनी के पास एक्सपीरियंस लेबर है, कंपनी के पास लेटेस्ट मशीनरी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, या फिर उनके पास कोई स्पेशल राइट है जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री में काफी लॉन्ग टाइम तक सरवाइव कर सकती है। फिर आप देखेंगे सिगमेंट वाइज एरिया को, जैसे कि कौन से कंपनी के की प्रोडक्ट्स हैं और कौन से प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी अगर 40 तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है तो उसमें कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, उनके मार्केट में क्या डिमांड है। और फिर आप देखेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, क्योंकि देखिए हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से रिलेटेड वीडियो हमने बना रखी है जो इस चैनल पर अवेलेबल है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में अभी क्या चल रहा है, कि क्या अभी प्रोडक्ट में बूम के चांसेस हैं या वो थोड़ा डिक्लाइन स्टेज पर है, तो इसको आप देखेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रोडक्ट सेगमेंट वाइज प्रॉफिट एंड करंट मिक्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल कंपनी कितने तरह के सेगमेंट में डील कर रही है। जैसे कंपनी बाइक बनाती है, कंपनी गाड़ियां बनाती है और कंपनी प्लेन के कुछ पार्ट्स बनाती है। तो जो भी कंपनी के अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जैसे बाइक की सेगमेंट हो सकते हैं लग्जरी बाइक्स, स्पोर्ट्स बाइक या फिर जनरल बाइक। तो किस सेगमेंट से कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है और करंट लेवल पर क्या मिक्सचर है, क्या उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं, इसको आप देखेंगे। अनदर इसमें यह पूछा सकता है कि जब आप स्टेटमेंट बनाते हैं तो किस तरह से स्टेटमेंट लिखेंगे। देखिए एज ए इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट जब ये लिखा जाता है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रेशियोज या फिर अपनी कैलकुलेशन मेंशन करेंगे, आप उसमें एक नोटिंग देंगे कि जो आप बता रहे हैं उसका क्या रीजन है। उसमें आपको कुछ नरेशंस, कुछ लाइंस आपको मेंशन करनी है, एक स्टेटमेंट बनानी होती है। तो स्टेटमेंट बनाने का क्या मेथड है, सबसे पहले इसमें आप दिखाएंगे कि कंपनी की करंट की क्या पोजीशन है और फ्यूचर में क्या पोजीशन हो सकती है, कि क्या जो उस कंपनी में शेयर्स हैं वो खरीदने चाहिए, बेचने चाहिए या भी होल्ड करना चाहिए। कंपनी के जो इंटरनल डिसीजन है उनका क्या इंपैक्ट हो सकता है कंपनी के ऊपर, एक्सटर्नल और करंट मार्केट सिचुएशन का क्या इंपैक्ट हो सकता है, कौन से पॉइंट्स हैं जो कंपनी की स्ट्रेंथ है, कंपनी को फेवर करते हैं, और कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर हमें अलर्ट होना चाहिए। और उसकी आप एक स्टैंडर्ड लिमिट सेट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें करंट रेशियो की, करंट रेशियो लेट से अगर है 1.2:1, बट इसमें आप सेट कर सकते हैं कि 0.9:1, इससे अगर डाउन जाती है तो फिर वो अलर्ट पॉइंट है। तो ऐसे कुछ अलर्ट पॉइंट आप डिफाइन करेंगे, उसको मेंशन करेंगे और एक रेशियोज के थ्रू आप समरी बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डेब्टर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, कि किस तरह से रेशियोज जो है कंपनी में प्ले कर रही हैं, जो की रेशियोज है कंपनी के लिए उसको आप मेंशन करेंगे। और इसके साथ आप ये बताएं कि जो कंपिटिटर्स हैं उसके साथ कंपेयर करके कंपनी के बिजनेस को बताएं कि कंपिटिटर्स किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं और ये जो कंपनी जिसके बारे में स्टेटमेंट लिख रहे हैं वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है। अनदर इसमें हो सकता है कि मेथड किस तरह से प्रोसीड किया जाता है। हर काम करने का एक तरीका होता है, अगर आप इस प्रोफाइल में काम करेंगे तो क्या तरीका होगा। सबसे पहले तो देखिए इसमें डाटा को कलेक्ट करना होता है, कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है। तो सबसे पहले कंपनी से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करना होगा। तो कंपनी का जो भी अवेलेबल डाटा है, लेट्स से अगर हम बात करें एनुअल रिपोर्ट्स की इन जनरल, वो कलेक्ट करेंगे। कोई भी पब्लिश न्यूज है या कम्युनिकेशन है रिगार्डिंग कंपनी, उसको कलेक्ट करेंगे। ये देखेंगे क्या कोई मेजर शिफ्ट आया है प्रोडक्ट में, कस्टमर में या फिर कैपिटल मिक्स में। जैसे
कंपनी लेट से पहले इलेक्ट्रिक बाइक्स नहीं बनाती थी, अब उनका फोकस इलेक्ट्रिक बाइक्स पर ज्यादा है। तो जो मेजर शिफ्ट है उसका कंपनी के बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? अगर जो की सप्लायर्स हैं, की कस्टमर कौन से हैं कंपनी के, उसको आप फाइंड आउट करेंगे। और फिर जो रूल्स रेगुलेशन है करंट में, या फिर उसका जो इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है की कस्टमर की सप्लायर पर, उसको आप देखेंगे। और फिर आप कंपैरिजन करेंगे कंपनी के करंट परफॉर्मेंस को पास्ट ट्रेंड से, या फिर रेशियो एनालिसिस के थ्रू। पास्ट ट्रेंड से ये है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो डिक्लाइन स्टेज पे है या अपवर्ड स्टेज पे है। रेशियो एनालिसिस के थ्रू अलग अलग एंगल से आप कंपनी के परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि अगर कंपनी ने, कई बार क्या होता है, जैसे कंपनी बताती है कि हमारा एम है आने वाले 3 सालों में लेट से 200% अपनी ग्रोथ को बढ़ाना, तो ये जो कमिटमेंट किया गया है उसके पीछे क्या रीजन है, इसको आप स्टडी करेंगे। और ये देखेंगे कि क्या आने वाले टाइम में कंपनी के कोई स्पेशल टाइप्स हैं, कोई स्पेशल एसोसिएशन, जॉइंट वेंचर है, और अगर हाँ तो उसका बिजनेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस तरीके का मेथड होता है जो प्रोसीड किया जाता है इस प्रोफाइल में। अब ये पूछा सकता है कि रेशियो एनालिसिस की इस प्रोफाइल में क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, रेशियो एनालिसिस करती क्या है, रेशियोज के थ्रू जब आप कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो वो चीजों को बहुत ज्यादा समराइज कर देता है। मतलब पेजेस में इंफॉर्मेशन पढ़ने से अच्छा है कि आप कुछ रेशियोज के थ्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करें। और इसमें यह रहता है कि सेल्फ हाईलाइट कर सकते हैं और टारगेट पॉइंट भी सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बात करी थी करंट रेशियो की, 1.1:1 है, तो इसमें यह सेट कर सकते हैं कि 0.9 इससे नीचे नहीं होनी चाहिए, 0.9:1। तो इसमें आप खुद से हाईलाइट कर सकते हैं, तो अगर कुछ भी इसमें अप या डाउन होता है तो वो सेल्फ हाईलाइट हो सकता है। और ये इजी टू अंडरस्टैंड होता है जब हम बात करते हैं रेशियो एनालिसिस के थ्रू समझने की। जैसे इस सिनेरियो को देखते हैं कि सेल की अगर हम बात करें 100 है, प्रॉफिट 35, इसमें 150 है, प्रॉफिट 42। तो इसमें से समझ नहीं पा रहे कि कौन सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। बट अगर हम परसेंटेज में देखें, प्रॉफिट परसेंटेज टू सेल्स, तो फर्स्ट लेवल पे 35%, सेकंड लेवल पे 28%। तो इमीडिएटली हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सिनेरियो बेटर है। तो इसलिए रेशियो एनालिसिस जो है कम टाइम में हमें क्विक डिसीजन लेने में हेल्प करती है। और परसेंटेज के थ्रू जैसे हमने देखा, ये बहुत ही इजी कर देता है कंपैरिजन को करना, और इससे हमें बेटर कंट्रोलिंग भी मिलती है। और जैसा हमने बात करा कि जब हम, हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं और बेटर कंट्रोल मिलते हैं, तो उसके बाद हम डिसीजंस जो है वो क्विक ले सकते हैं। तो इसलिए रेशियो एनालिसिस इस प्रोफाइल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। तो आज की इस वीडियो में हमने इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को समझा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।